हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर स्क्रीन पर हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम आपको दिख रहा होगा। और ये पाठ्यक्रम दिखाने के पीछे मेरी मंशा ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग अभी पाठ्यक्रम में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में हम लोग हिंदी कहानी का उद्भव और विकास वाला टॉपिक अभी कर रहे हैं, जो कि प्रश्न पत्र फर्स्ट में आता है। तो क्लास 1 में हमने क्या कुछ पढ़ा था एक बार उसको देख लेते हैं। तो क्लास 1 में हमने कहानी का परिचय देखा था, कहानी और कथा में मूल अंतर हमने देख लिया था, कहानी तथा उपन्यास में तुलना वाला टॉपिक अच्छे से कर लिया था। बहुत डिटेल में मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश किया था। हिंदी की पहली कहानी के ऊपर कंटेंट देख लिए थे और हिंदी कहानी के इतिहास के जो 5 चरण हैं उन पर बातचीत कर रहे थे, जिसमें पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग 1901 से 1915, इस पर हमने बातचीत कर लिया था। दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग, इस पर हमारी बातचीत हो गई थी 1915 से 1936। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955, ये भी हमारा पूरा हो गया था। इसमें हमने दो भाग में देखा था। एक में मार्क्सवादी कहानी या प्रगतिवादी कहानी हमने देखा था और एक मनोविश्लेषणवादी कहानियों को देखा था। ठीक है, चौथा चरण पे आज पढ़ना है और पांचवा चरण आज कंप्लीट करना है। चौथा पांचवा चरण आज की क्लास में पढ़ेंगे। चौथे चरण में नई कहानी है 1955 से 1960 और पांचवा चरण में साठोत्तरी आंदोलन या 1960 के बाद की जो हिंदी कहानी की यात्रा रही है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के अपने टॉपिक पर चलते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो नई कहानी जो है 1955 से लेकर के 1963 तक का इसका समय काल रहा है। 1955 से लेकर के 1963 तक, कुछ जगह पर 1956 से 1963 तक भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो 1955 से 1963 तक का है इसका समय काल। और 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त का एक नई कहानी के नाम से एक विशेषांक निकला था, जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ थी। तो तब से हिंदी साहित्य में नई कहानी की शुरुआत माना जाता है। और इसमें नई कहानी के जो प्रमुख लेखक हैं उनमें नाम आता है मोहन राकेश का, राजेंद्र यादव का और कमलेश्वर का। ये 3 प्रमुख प्रस्तावक हैं नई कहानी के। और यहाँ पर एक कंटेंट है कि डॉक्टर नामवर सिंह, जिन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी जो परिंदे है उसको हिंदी की पहली नई कहानी कहा है। बच्चन सिंह ने मार्कंडे द्वारा रचित दादी को हिंदी की पहली नई कहानी कहा है। लेकिन सामान्य राय जो है वो निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे को लेकर के है कि परिंदे ही हिंदी की पहली नई कहानी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी की पहली नई कहानी को लेकर के क्या विवाद है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ यूपीएससी ने नहीं पूछा है। ये कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ था। तो बस आप अपने कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हो नई कहानी के ऊपर, तो इसको एज अ एडिशनल कंटेंट या वैल्यू एडेड कंटेंट के तौर पर बस याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और नई कहानी के ऊपर कोई भी प्रश्न आए तो आप भूमिका में नई कहानी के समय काल का जिक्र करके और भैरव प्रसाद गुप्त का नाम लेकर के या इन 3 प्रस्तावकों का नाम लेकर के, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर का नाम लेकर के अपनी भूमिका को प्रभावी बना सकते हो। और 2025 का मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। 2025 का मैं पेपर लेकर के आया हूँ और 2025 के पेपर में ये हिंदी कहानी का उद्भव और विकास वाला जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब जैसे इस क्वेश्चन का इंट्रो लिखना है, ये 2025 मेंस का पेपर है। ठीक है, पेपर 1। अब इस क्वेश्चन का जैसे आंसर लिखना है तो नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं, तो प्रमुख विशेषताओं में इसके इंट्रो में नई कहानी के बारे में थोड़ा इंट्रो देना होगा। ठीक है, और इंट्रो दे करके फिर मेन बॉडी में नई कहानी की विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो नई कहानी का जैसे मैंने बताया कि समय काल का जिक्र कर दोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, और भैरव प्रसाद गुप्त का नाम ले लिया जैसे आपने। ठीक है,
तो अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर भैरव प्रसाद गुप्त का नाम ले लिया, या इसके जो तीनों प्रस्तावक हैं उनका नाम ले लिया आपने, ठीक है। प्रस्तावक का मतलब जिन्होंने नई कहानी की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो उसमें मोहन राकेश हैं, ठीक है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, 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 ठीक है। तो ये तीनों का नाम लेकर के भूमिका की शुरुआत कर सकते हो। बाकी मुख्य भाग में तो स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, सीधे विशेषताएं ही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो। तो चलते हैं अपने वापस से अपने कंटेंट पर। मैंने सोचा एक बार आपको 2025 का पेपर भी दिखाते हुए चलूँ, ठीक है। तो और नई कहानी का उदय क्यों हुआ, ये आपके नोट्स में है कि क्यों उदय हुआ। तो जैसा कि हमने इसके समय काल को देख लिया कि नई नई कहानी का जो समय काल है 1955 से लेकर के 1963 है। तो देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, और देश आज़ाद हुआ था तो जो भारत की जनता थी उसने ये आशा लगा करके रखी थी कि अब अंग्रेज़ तो चले गए, तो जो यहाँ के जो नेता जो चुन करके आए हैं ये इनके द्वारा भी शहरीकरण और अधिक तीव्र गति से होगा, विकास की गति और अधिक होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, या जो भी हुआ तो वो अत्यंत मंद गति से हो रहा था। तो इसके चलते भारत की जनता जो थी उसका आज़ादी से मोह भंग होने लगा। तो ये कुछ इस टाइम की जो भी कहानियाँ हैं या जो भी साहित्य है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, और आज़ादी से मोह भंग को मुख्य विषय बना करके साहित्य लिखा जाने लगा। और इसके अलावा जो शहरीकरण हो रहा था तो उसके चलते ऐसा हुआ कि गांव से बहुत सारे लोग शहर की ओर आ रहे थे, और शहर की ओर इस आने की वजह से जो संयुक्त परिवार था वो संयुक्त परिवार अब टूट रहा था, ठीक है। क्योंकि घर के कुछ सदस्य गांव में ही रह गए और कुछ सदस्य शहर आ गए, तो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार की ओर बदलने लगा, ठीक है। एकल परिवार की ओर, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की अवधारणा विकसित होने लगी, और अकेलापन, अलगाव जैसी समस्या लोगों को शहर में लगने लगी, ठीक है। नारी समाज जो है वो शिक्षित हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, और स्वतंत्र होने की चेष्टा होने लगी, और स्त्री पुरुष संबंधों में बुनियादी परिवर्तन आए, पारिवारिक ढांचा टूटने लगा, ठीक है। और इसमें अस्तित्व, जैसे पहले क्या होता था कि समाज को महत्व दिया जाता था, ठीक है। लेकिन नई कहानी या 1955 से 1963 के इस दौर में खुद के अस्तित्व को बचाने की होड़ लग गई कि खुद का अस्तित्व बचाओ, ठीक है। और इसीलिए अस्तित्ववादी विचारधारा जो मैं कल के सेशन में भी बता रहा था कि सार्थ, कामू और हाइडेगर के द्वारा जो ये दर्शन, ये विचारधारा प्रतिपादित किया गया, इसको अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा, ठीक है। और जो हिंदी साहित्य है, जो किताबें जो लिखी जा रही थी, जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, या जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, या जो नाटक लिखे जा रहे थे, या जो भी नाटक का रंगमंच हो रहा था, तो उसमें स्व की भावना अब अत्यधिक प्रबल रूप से दिखाई जा रही थी, ठीक है। और समाज की भावनाओं को उतना महत्व ना दे करके स्वयं की भावनाओं पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि अस्तित्ववादी विचारधारा प्रभावी रूप से नज़र आ रही थी। और अस्तित्ववादी विचारधारा के बारे में मैंने कल के मतलब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अस्तित्ववादी विचारधारा कहती है कि व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है तो वही प्रामाणिक व्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें। तो फिर और ये कुछ शब्द याद रखो, ठीक है। आपके पास शब्द अगर याद होंगे तो आप सेंटेंस अपने आप बना लोगे कि नई कहानियों में अधूरापन को दिखाया गया है, अजनबीपन को दिखाया गया है, विसंगतियों को दिखाया गया है, कि व्यक्ति का जीवन बहुत अकेलेपन से ग्रसित है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, तो विसंगति आती है, ठीक है।
अजनबीपन है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये शब्द याद रखो, अधूरापन, अजनबीपन और विसंगति बोध है, ठीक है। और नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं, जैसे ये यूपीएससी में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है और इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करना है कि नई कहानी जो कि 1955 से 1963 ईस्वी के दौर की कहानियाँ हैं, जिनमें अब हिंदी साहित्य परंपरा में, जिन्होंने हिंदी साहित्य परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है, और यह अपनी पूर्ववर्ती परंपरा से भिन्न है। और यह नयापन न केवल कहानी के क्षेत्र में हो रहा था, बल्कि यह उपन्यास के स्तर पर भी हो रहा था, नाटक के स्तर पर भी हो रहा था, कविता के स्तर पर भी हो रहा था, और समीक्षा के स्तर पर भी हो रहा था। तो इस तरीके का कुछ इंट्रो आप दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके का इंट्रो होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा, जो भी मैंने इंट्रो बोला है। अब पूरा इंट्रो लिखने का टाइम नहीं है, वैसे मैं लिख करके अच्छे से समझा देता, और लेकिन होपफुली आप लोगों ने विकास सर की क्लासेस किया होगा, या नहीं भी किया फिर भी मैं डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर एक बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे भूमिका जो भी मैंने कहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरीके का 25 से 30 वर्ड में भूमिका देने के बाद मुख्य भाग में फिर नई कहानियों की विशेषताएं ही बतानी है, कि नई कहानी में नयापन ये आया है कि ये जो कहानियां हैं ये सिर्फ वास्तविक जीवन को ही प्रस्तुत करती हैं। ये किसी ऐसा नहीं होता है कि किसी उद्देश्य को थोपे, ऐसा कुछ नहीं है। जो वास्तविक जीवन की समस्या है उसी को उभारती हुई नजर आती हैं। नई कहानी में कथानक जो है वो बिखर गया है, जबकि पहले की कहानियों में कथानक जो होता था उसमें आदि मध्य और अंत का क्रम होता था, लेकिन नई कहानियों में ऐसा नहीं है। तो ये एक नयापन है। तो पहला नयापन हमने क्या देखा कि ये जो हैं सिर्फ वास्तविक जीवन भर को प्रस्तुत करती हैं। दूसरा नयापन देखा कि कथानक जो है बिखर गया है। तीसरा नयापन, जैसे पहले की कहानियों में संयोग और आकस्मिकता वाला तत्व तो अधिक होता था, लेकिन नई कहानियों में क्या है कि सभी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से दिखाया गया, तो ये एक नयापन है। पहले की कहानियों में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग पर ज़्यादा साहित्य लिखा जाता था, लेकिन नई कहानियों के दौर में मध्य वर्ग पर ज़्यादा साहित्य लिखा गया है, तो ये नयापन है। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर, अभी तक तो यूपीएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर भविष्य में पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है, कि क्या इंट्रो में लिखना है, क्या मेन बॉडी में लिखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और या फिर ये 2025 में जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि नई कहानी की विशेषताओं को लिखने का, तो इंट्रो में तो आपको बताना है कि नई कहानी 1955 से 1963 ईस्वी की दौर की कहानियां हैं। हिंदी साहित्य में नई कहानी भैरव प्रसाद गुप्त का जो विशेषांक नई कहानी के नाम से निकला था उससे मानी जाती है। नई कहानी के प्रस्तावकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर का नाम शुमार है। कुछ इस तरीके की बातचीत करके 25 से 30 वर्ड्स में भूमिका लिख करके अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हो। और इसकी नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। फिर उसके बाद पहली विशेषता आपको बतानी है कि अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पे बल दिया गया है। भोगे हुए यथार्थ का मतलब कि जो जिसने जिया है उसी को लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ। शहरी मध्य वर्ग का जीवन है, और प्रमुख विषय जो हैं वो मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो हमारी एक दुनिया समानांतर जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जिसको हम आगे देखेंगे, तो एक दुनिया समानांतर की जो भी कहानी है वो नई कहानी ही है, क्योंकि ये जो संकलन है ये नई कहानी की दौर की कहानियों का ही संकलन है। तो इसमें जो भी कहानियाँ हैं उनमें सब नई कहानियों, वो सब नई कहानी के अंतर्गत ही आती हैं। तो अब जैसे क्या है कि आपने कोई विशेषता लिखी, ठीक है। अब जैसे कोई ए स्टूडेंट है और कोई बी स्टूडेंट है। अब ए स्टूडेंट ने क्या किया कि केवल विशेषता लिखी और आगे बढ़ गया, फिर विशेषता लिखी फिर आगे बढ़ गया। अब बी स्टूडेंट ने क्या किया कि विशेषता लिखी और विशेषता के बाद उदाहरण दे दिया, ठीक है, कि जैसे, फिर विशेषता लिखी और विशेषता लिखा, फिर जैसे, फिर विशेषता लिखी, फिर जैसे, फिर विशेषता, फिर जैसे। तो ऐसे कुछ किया बी स्टूडेंट ने। तो
बी को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने ना केवल विशेषता दे रहा है बल्कि उसको सिद्ध भी कर दे रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कोई विशेषता वाला कोई प्रश्न आए या कुछ भी आप अपनी बात रख रहे हो, तो मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था कि छोटे छोटे पैरा के माध्यम से आपको अपनी बातें रखनी है, लेकिन पैरा ऐसे बना करके आप लिखो, विशेषता लिखो, लेकिन जैसे करके कोई मतलब किसी भी कहानी का जिक्र कर दो, परिंदे कहानी का जिक्र कर दिया, या जैसे किसी भी एक दुनिया समानांतर की कोई भी कहानी, यही सच है का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियाँ जो हैं उनमें नई कहानियों की विशेषताएं हैं। तो जैसे करके अपने पॉइंट्स को प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। जैसे, फिर जैसे, फिर जैसे, विशेषता लिखी और जैसे कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो शहरी मध्यवर्ग का जीवन है और मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है, ठीक है, जैसे चीफ की दावत, ठीक है, ऐसा कुछ मैं कह रहा हूँ। नारी और पुरुष के संबंधों में आया महत्वपूर्ण बदलाव है, ये नई कहानी की विशेषता है, ठीक है। नैतिकता की, यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या की गई है इन कहानियों में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे पहले क्या होता था कि कुछ जैसे नायक और नायिका के मिलन का जैसे कोई दृश्य दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इस दृश्य में क्या हुआ कि बहुत संकोचवश लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसको जो मतलब जो भी पुरुष और स्त्री की जो भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसको बहुत सामान्य रूप से लिया जाने लगा है, ठीक है। तो इसी को बोला गया कि यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या, की व्यक्ति की जो भी यौन इच्छाएं हैं वो भूख, नींद और भय की तरह स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें नैतिकता से नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से स्वीकार किया गया है, ठीक है। सामाजिक समस्याओं पर भी नई कहानियों ने लिखा है, और जो भी ये हाईलाइटेड है, जो भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी ये सब कुछ कर रहा हूँ, ये मैं आपके साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं ये PDF शेयर कर दूँगा। तो आपको कुछ भी मतलब बस ऐसे सुनते रहो ध्यान से, और जो अगर कुछ मन हो, कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन कर दो, बाकी ये हाईलाइटेड कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। शिल्प के स्तर पर नई कहानियाँ किस तरीके की हैं? तो शिल्प के स्तर पर जैसे पहले तो कथानक जो होता था वो आदि मध्य अंत के क्रम में चलता था, लेकिन अब कथानक जो है वो बिखर गया है, ठीक है। और तो ऐसा कुछ। बाकी कभी भी यहाँ एक बात और आपको बतानी थी, जैसे कहीं पर जैसे यहाँ पर पूछा है कि शिल्प के स्तर पर नई कहानियों का क्या महत्व है, ठीक है। तो जब भी आपसे जैसे कोई भी कभी कभी क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि इस कहानी की संवेदनात्मक विशेषताएं बताइए, या इस कहानी की शिल्पगत विशेषताएं बताइए, ठीक है। ऐसा कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो आपको घबराना नहीं है। संवेदना का मतलब होता है सम प्लस वेदना, ठीक है। सम मतलब होता है बराबर, और वेदना मतलब होता है दुख या समस्या, समस्या या पीड़ा, ठीक है। दुख, समस्या या पीड़ा। तो इसका मतलब हुआ कि इस कहानी में कौन सी समस्या को बताया गया है, कौन सी दुख को उभारा गया है, कौन सी पीड़ा को उभारा गया है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि पूस की रात कहानी की संवेदना लिखी है, ठीक है। तो मतलब पूस की रात कहानी में प्रेमचंद ने कौन सी दुख को उभारा है, कौन सी समस्या को उभारा है, ठीक है। तो ये संवेदना में लिखना होता है। जब मैं आपसे कहूँ कि पूस की रात की शिल्पगत विशेषताएं बताओ, ठीक है, तब क्या देखना होगा आपको? तब देखना होगा कि कथानक के स्तर पर पूस की रात कैसी है, उद्देश्य के स्तर पर, भाषा शैली पर थोड़ा ज़्यादा शिल्प में बात करनी होती है, ठीक है। चरित्र योजना कैसी है पूस की रात कहानी में, संवाद, वही जो 6 तत्व मैंने आपको बताए थे, तो उन 6 तत्वों में एक एक करके बात कर सकते हो शिल्पगत विशेषताओं में। भाषा शैली, चरित्र योजना, देश काल, वातावरण और संवाद अथवा कथोपकथन, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा बातचीत करनी है, ठीक है, शिल्पगत विशेषताओं में। बाकी इन 6 तत्वों पर ही शिल्पगत विशेषताओं में बात करनी होती है। और जब भी आपसे कहे किसी कहानी की संवेदना लिखने को, तो संवेदना में आपको बताना होता है कि कौन से दुख या समस्या या पीड़ा को इस कहानी में उभारा गया है, ठीक है। तो होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक्चुअली मैंने इसलिए आपको बता दिया कि यहाँ पर शिल्प
कह रहा है कि नई कहानी की शिल्पगत विशेषताएं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आ जाए कि नई कहानी की शिल्पगत विशेषताएं बताओ, तो मैंने आपको बताया कि शिल्पगत विशेषताओं में वही 6 तत्व वाला जो पॉइंट मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब 6 तत्व जो कहानी के हैं उन्हीं 6 तत्वों के आधार पर बताना होगा नई कहानी को। ठीक है, तो कथानक हो गया पहला तत्व। तो कथानक के जैसे ये पहला पॉइंट आपके नोट्स में भी वही लिखा है कि कथानक के स्तर पर आदि मध्य अंत का क्रम टूटता हुआ नजर आता है। तो ये एक पहला शिल्पगत विशेषता हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके नोट्स में है दूसरी शिल्पगत विशेषता भाषा के स्तर पर बता दिया इन्होंने कि भाषा जो है, ये सारे शब्द याद ही कर लो कि जैसे प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है, लयात्मकता है, तो ये शब्द याद रहेंगे तो एग्जामिनर को और आपका पेन मतलब नहीं रुकेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा ये वर्ड्स आएंगे तो। ठीक है, और इसी में फिर संवाद के स्तर पर बता दो कि नई कहानी में संवाद किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नई कहानी में चरित्र योजना किस तरीके से आगे बढ़ रही है। उद्देश्य के स्तर पर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य के स्तर पर कम बताओ और ये सब तत्वों पर ज़्यादा बातचीत कर सकते हो। ठीक है, कथानक हो गया, संवाद हो गया, चरित्र योजना हो गई, उद्देश्य हो गया। ठीक है, भाषा शैली पर हो गई। ठीक है, बातचीत, या देश काल वातावरण हो गया। ठीक है, तो ये सब है। बाकी शिल्प ये शैली भी बता सकते हो कि ये भाषा के अंतर्गत ही आ जाता है भाषा शैली। ठीक है, शैली में पत्र शैली नई कहानियों में देखने को मिलती है, चेतना प्रवाह शैली है, प्रत्यावलोकन शैली है। प्रत्यावलोकन मतलब कि प्रत्यावलोकन मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन जो कुछ भी है। ठीक है, प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब जो देखा उसी को लिखा, उसी को प्रत्यावलोकन शैली बोलते हैं। ठीक है, और डायरी शैली है, फैंटेसी शैली है। ठीक है, नई कहानी की सीमाएं क्या हैं कि इसमें भोगा हुआ यथार्थ ही सोचा हुआ यथार्थ बदल जाता है, कि इनको लिखना था भोगा हुआ यथार्थ, लेकिन कभी कभी मतलब वो भोगा हुआ यथार्थ जो है सोचा हुआ यथार्थ लग जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ। मध्य वर्ग के बारे में ज़्यादा बातचीत है। ठीक है, ये एक सीमा है, मतलब शहरी मतलब उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की कम बातचीत है। ठीक है, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की कम बातचीत है। ठीक है, मध्य वर्ग की ही ज़्यादातर बातचीत है। तो ये एक सीमा है, सीमा मतलब कमियाँ। ठीक है, सीमा मतलब कमियाँ। ठीक है, और ये पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भोगा हुआ यथार्थ अब यहाँ पहुँचकर सोचा हुआ यथार्थ हो गया। जैसे मैं आपसे यूपीएससी के स्ट्रगल पर जैसे मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने इतना स्ट्रगल दिखा दिया कि उतना स्ट्रगल है भी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि इतना स्ट्रगल है कि मतलब कि जब रेड लाइट जलती है तो थोड़ी जो लाइट किताब पर पड़ती है तो उसी से पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद जब ऐसा कुछ मतलब कि इतना संघर्ष दिखा दिया कि उतना संघर्ष है नहीं, और लेकिन उसको उस संघर्ष को बहुत बढ़ा चढ़ा करके, तो मतलब भोगा हुआ यथार्थ सोचा हुआ यथार्थ हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। और दूसरी सीमा बताया कि मध्य वर्ग के बारे में ज़्यादा बातचीत है, जबकि उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के बारे में कम बातचीत है। ठीक है, नई कहानियों में। और यौन प्रसंगों को जानबूझकर ठूसा गया है। ठीक है, और रोमानियत या कल्पना का विरोध करने के लिए इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पर नई कहानी की कुछ कहानियों को देख करके ऐसा लगता है कि रोमानियत या कल्पना से भरी हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर के अगर मूल्यांकन किया जाए तो नई कहानी या कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी कहानी के इतिहास का सबसे सशक्त रूप यही नज़र आता है। ठीक है, अब कहानीकार मोहन राकेश हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। अब जैसे क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे हमको घबराना नहीं है, हमको बस कहानीकार का दिमाग पढ़ लेना है। फिर उसके बाद कहानीकार के बारे में जब सब इसका दिमाग ही पढ़ लेंगे तो इसके साहित्य को पढ़ने की अगर कम भी पढ़े होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मोहन राकेश के दिमाग में कौन सा दर्शन चलता है? अस्तित्ववाद दर्शन चलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये अस्तित्ववाद इनके दिमाग में चलता है। तो अस्तित्ववाद जब चलता है तो अस्तित्ववाद के बारे में तो मैंने पढ़ ही लिया, अलग से वीडियो भी बनाया है मैंने, वो आप जा करके देख सकते हो। तो अस्तित्ववाद सार्त्र, कामू, हाइडेगर, आइनेस्को, किरकेगार्ड, इनका सबका दर्शन है, और ये कहता है कि व्यक्ति को वस्तु नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है तो वही प्रामाणिक व्यक्ति है। और इस तरीके की मतलब स्व के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है मोहन नाकेश के यहाँ पर। ठीक है, तो मोहन नाकेश का माइंड हमने पढ़ लिया और माइंड में अस्तित्ववाद दर्शन चल रहा है। तो इनकी जैसे कोई भी कहानी एक और ज़िंदगी हो गई, तो एक और ज़िंदगी की कभी पूछे कि कोई विशेषता लिखो, तो हम अस्तित्ववाद दर्शन की ही विशेषता लिख देंगे और कहते चलेंगे कि एक और ज़िंदगी कहानी में ये विशेषता है, एक और ज़िंदगी कहानी में व्यक्ति को प्रामाणिक होने पर बल दिया गया, एक और ज़िंदगी में व्यक्ति को वस्तु नहीं बनने को कहा गया है। मतलब एक बात बताया मैं कि अगर जैसे इन केस अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो और कभी मोहन राकेश पर जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो इंट्रो में आप दर्शन बता करके इंट्रो की शुरुआत कर सकते हो कि मोहन राकेश जो कि अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है, फिर आगे अपनी बात लिख सकते हो। ठीक है, और मोहन राकेश का दिमाग हमने पढ़ लिया और कुछ कहानियाँ पढ़ लो, जैसे कुछ कहानियों के नाम याद रखो जैसे बस। और फिर मोहन राकेश के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम हॉल में तो आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, खंडहर है, कंबल है, वासना की छाया है, अब बस नाम याद रखो, खाली, एक और ज़िंदगी और मोहन राकेश। अब जैसे यहाँ पर मोहन राकेश ने लिखा है कि मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ हैं। तो चूंकि मोहन राकेश का दिमाग हमने पढ़ लिया था पहले ही, तो अगर मोहन राकेश का ये स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते फिर भी हम एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हैं कि मोहन राकेश ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है तो वो प्रामाणिक व्यक्ति है। अब मैं इतना इतना जोर दे करके ये बात लिख सकता हूँ कि हाँ मोहन राकेश ने इस बात को स्वीकार किया है इस तरीके से। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोहन राकेश का हमने दिमाग पढ़ लिया है, तो मोहन राकेश ने ज़रूर इस बात को अपनी अपने साहित्य में स्वीकार किया होगा। ठीक है, अपरिचित कहानी है, सुहागिने, मिसपाल, भूखे, मलबे का मालिक, ये सब। ठीक है, तो ये सब आप मोहन राकेश के बारे में इतना ही जानना है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अमेज़ॉन से मिस पॉल बुक या मिस पॉल कहानी गूगल करके पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि मोहन राकेश की कहानी जो है एक और ज़िंदगी जो है वही हमारे केवल सिलेबस में लगी हुई है, तो इसको बस पढ़ेंगे, बाकी और किसी कहानी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने बताया कि कहानीकार मोहन राकेश चूँकि हमारे पेपर 1 में है, तो मोहन राकेश कौन से दर्शन से प्रभावित हैं और मोहन राकेश की कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो उनका बस नाम याद रखो। ठीक है, और बस इतना ही आपको करना है। और बाकी मोहन राकेश का माइंड हमने पढ़ ही लिया है, तो कुछ भी यूपीएससी पूछेगा तो उसी के हिसाब से हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, कहानीकार कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जो है मतलब एक स्त्री हैं, और एक स्त्री मतलब किस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में मतलब स्त्री लेखन किस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में प्रभावी रहा है, तो उसको प्रभावी बनाने में कृष्णा सोबती का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नारी लेखन परंपरा को मजबूत करने में कृष्णा सोबती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और नारी लेखन परंपरा की सबसे सशक्त हस्ताक्षर करता है कृष्णा सोबती। और साहित्य में जब नारी लेखन हो रहा है तो उसमें नारियों के द्वारा ही जब नारी की समस्या को उजागर किया जाता है तो वो ज़्यादा प्रभावी भी रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें भोगा हुआ यथार्थ है ना। जैसे कोई पुरुष नारी की समस्या को लिखे तो हो सकता है उतने अच्छे से नहीं लिख पाएगा, लेकिन अगर नारी ही नारी की समस्या को बताए, या मेरे कहने का मतलब कोई स्त्री ही स्त्री की समस्या के बारे में लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसी लिए आपके नोट्स में ये लाइन लिखी है कि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती है। कि संवेदना है लेकिन वो स्वयं वेदना के बराबर नहीं हो सकती है। जो मैंने दुख झेले हैं हो सकता है कि आप उसको ना समझ पाओ, या जो आपने संघर्ष किया है उसको मैं ना समझ पाऊँ उतने अच्छे से, क्योंकि संवेदना रहेगी कि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो वह स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा कुछ। और मित्रों मरजानी इनकी है, और कृष्णा सोबती का जो नाम हिंदी साहित्य में शुमार है वो इस बात के लिए कि उन्होंने जो उनका जो साहित्य है उसमें बोल्डनेस बहुत है। ठीक है, उनके साहित्य में स्त्रियों के स्वाभाविक चरित्र को उजागर किया गया है। और जैसे पहले क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि पुरुष ही प्रेम का मतलब जो
यौन इच्छाएं हैं या जो कुछ भी प्रेम की जो शुरुआत करता है वो पुरुष ही करता है, ऐसा माना जाता था। और स्त्रियों को बोला जाता था कि मतलब पहले के समाज में ऐसा माना जाता था कि जो स्त्री है उसके अंदर इस तरीके की कोई भी ना तो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ना ही उसका कुछ प्रेम करने का मन होता है। वो तो पुरुष है जो उसको इस तरीके के लिए मतलब प्रेरित करता है। ऐसी कुछ समाज में पहले थी धारणा। लेकिन इन्होंने स्त्री की यौन इच्छाओं को सहजता से स्वीकार किया कि स्त्री में भी इस तरीके की इच्छाएं होती हैं, और स्त्री यौनिकता को स्वतंत्र पहचान दी। ठीक है, जैसे स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं का अतिक्रमण। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि स्त्री पर पहले ये सोचा जाता था कि स्त्रियों में इस तरीके की डिजायर्स नहीं होती है। मतलब इसको पाक और पवित्रता से जोड़ करके स्त्रियों को प्रस्तुत किया गया समाज में। तो इसीलिए इन्होंने इन विश्वासों को खारिज किया, और खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार करवाया समाज को, और समाज के सामने इस बात को रखा कि स्त्रियों के अंदर भी यौन इच्छाएं होती हैं। और इस यौन इच्छाओं को उन्होंने अपने जो नायिकाएं हैं कहानी की, उनके माध्यम से इसको सहजता से स्वीकार करवाया है। ठीक है, तो ये बात मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कृष्णा सोबती के बारे में आप समझ सको कि कृष्णा सोबती बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, और इनकी तुलना जो है सिमोन द बोआ से की जाती है, जिनकी रचना है द सेकेंड सेक्स। ये मैं अगले पेज पे अभी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द सेकेंड सेक्स की लेखिका सिमोन द बोआ ने जो काम किया है वही हिंदी कहानियों के स्तर पर कृष्णा सोबती ने किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। तो कृष्णा सोबती के बादलों के घेरे हमारे एक दुनिया समानांतर में है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कृष्णा सोबती के का जो साहित्य है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कृष्णा सोबती हमारे पेपर 1 में पाठ्यक्रम में है, पेपर 1 में। ठीक है, तो इसलिए इनको इतना डिटेल में देखा जा रहा है थोड़ा। और कृष्णा सोबती के जो लेखन है उसको मैंने बताया कि 3 वर्गों में है, जिसमें पहले वर्ग में स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियां हैं। ठीक है, दूसरे वर्ग में स्त्री की नियति की, मतलब स्त्री होती नहीं है, स्त्री बनाई जाती है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत लिखा है। ठीक है, स्त्री की नियति को, जब बदली बरस गई, गुलाब जल गंडेरिया, आज़ादी सब में जानकी। और तीसरा वर्ग इनके लेखन का है जिसमें इन्होंने अविभाजित पंजाब और देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा है। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वो पंजाबी मिश्रित हिंदी है। और एक बार यूपीएससी ने कृष्णा सोबती की भाषा के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें तो ये मुख्य पॉइंट हो गया कि कृष्णा सोबती की जो भाषा है वो पंजाबी मिश्रित हिंदी है। बेबाक शब्दावली है इनकी, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती हैं। बिंबात्मकता है, लयात्मकता है, प्रतीकात्मकता है। यही जो 2-3 शब्द जो प्रमुख प्रमुख हैं उनको आधार बना करके, और एक एक पैरा में उन्हीं मुख्य शब्दों को आधार बना करके पैरा में लिखना है, और जैसे करके कृष्णा सोबती की कहानियों का जिक्र करते हुए चलना है। तो अभी मैं जब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये कृष्णा सोबती के बारे में यही 1-2 बातें कुछ ध्यान रखनी है कि पंजाबी मिश्रित हिंदी, और 3 वर्ग में इनका लेखन कार्य है। सिमोन द बोआ से इनकी तुलना होती है, बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं, और नारी लेखन परंपरा में के शुरुआती दौर की सबसे सशक्त हस्ताक्षर करता है। और ऐसा कुछ बात। और स्त्री की यौन इच्छाओं को इन्होंने सहजता से स्वीकार करके अपने साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चौथा चरण हिंदी कहानी की विकास यात्रा का कंप्लीट हो गया। अब हम 5वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 1960 के दशक के बाद हिंदी कहानी किस तरीके से विकसित हुआ, किस तरीके से पल्लवित हुआ, उसके बारे में देखेंगे। तो साठोत्तरी कहानी में ये कुछ आंदोलन हुए हैं। आ कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। ठीक है, आ कहानी के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ओवरऑल पूछ लिया है कि ओवरऑल साठोत्तरी कहानी के बारे में बताइए। तो बाकी सचेतन कहानी के ऊपर नहीं पूछा है, न सहज पे, न सक्रिय पे, न जनवादी पर, न समानांतर कहानी पर पूछा है तो आ कहानी पर पूछा है, और साठोत्तरी कहानी पर पूछा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ये मैं बताते हुए इसलिए चल रहा हूँ कि कंटेंट की अहमियत पता चले कि कौन सा ज़्यादा ज़ोरदार कंटेंट आपको तैयार करना है। तो आ कहानी वाले जो लोग थे, जैसे ये वो लोग हैं, जैसे ये लोग हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, इनका कहना था कि तुम लोग क्या लिख रहे हो, तुम लोग साहित्य लिख रहे हो, साहित्य तो अब हम बताएंगे कि कहानी कैसे लिखनी है। मतलब जो कहानी परंपरा चल रही थी उसी के विरोध में इन्होंने मतलब एक नए मापदंड से शुरुआत करने की कोशिश किया 1960 में, और इसी को फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई और इसी को एंटी स्टोरी मूवमेंट माना जाता है। और इन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या लिख रहे हो कहानी, तुम मतलब खुल के क्यों नहीं लिख रहे हो। तो मतलब इन्होंने मतलब वही जो नई कहानी में जो बातें हम लोग लिख रहे हम लोगों ने देखा कि यौन प्रसंगों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और अकेलापन, अजनबीपन, इस पर ज़्यादा लिखा जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि शहरों में किस तरीके से विसंगतियां हैं उस पर लिखा जा रहा है, उसी का कहीं ना कहीं चरम रूप है। मतलब विरोध कर रहे हैं कि जो नई कहानी की जो परंपरा चल रही थी उसी का विरोध कर रहे हैं कि अरे इतना ही क्यों लिख रहे हो, अरे और लिखो ना। ये इनका मतलब है कि अरे और खुल के लिखो। तो उसी का विरोध करने में, मतलब जो कहानी परंपरा चल रही थी उसी के विरोध करने में फ्रांस में ये परंपरा चालू हुई थी। इसमें सैमुअल बेकेट, ये सब लोग ये कुछ प्रमुख नाम हैं सैमुअल बेकेट का, और कुछ भी अन्य नाम हैं जो जिनके माध्यम से ये एंटी स्टोरी मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो आ कहानी आंदोलन में विशेषताएं, अगर आ कहानी आंदोलन की विशेषताएं आपको याद करनी है तो अभी तुरंत याद हो जाएंगी। बस जो नई कहानी की जो भी विशेषताएं थी उन्हीं का चरम रूप है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन, विसंगति, इसी का भरपूर चित्रण किया गया। इन्होंने कहा और यथार्थ लिखो, ठीक है, ऐसा कुछ है। और जैसे इसमें गंगा प्रसाद बिमल का प्रश्न चिन्ह, दूधनाथ सिंह का रीछ, रविंद्रनाथ कालिया की 9 साल छोटी पत्नी। अब जैसे क्या है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन आए कि आ कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखो, तो जैसे ए स्टूडेंट है और बी स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट ने क्या किया कि केवल विशेषता लिख करके चला गया, लेकिन बी स्टूडेंट ने जैसे करके लिख दिया कि गंगा प्रसाद बिमल की प्रश्न चिन्ह, फिर एक विशेषता लिखी परंपरा का पूर्णकार, फिर जैसे करके एक और रचना यहाँ से उठा लिया, दूधनाथ सिंह की रीच। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक पास कहानी और कहानीकार के नाम ऐसे करके मत लिखना, विशेषता लिखो, फिर जैसे करके कहानी और कहानीकार का नाम लिख दो, ठीक है। तो कहानी की विशेषताएं आपको वही विशेषताएं हैं जो नई कहानी की हैं, बस उसको और बढ़ा चढ़ा के रखना है एग्जामिनर के सामने कि अतिशय आधुनिकता, वही विशेषताएं कि संबंधहीनता आ गई है, संबंधा भाव आ गया है, ठीक है। व्यक्ति की निराशा, कुंठा, इसी पर लिखा जा रहा है। जैसे नई कहानी में पर पुरुष पर स्त्री के साथ संभोग के दृश्यों का वर्णन हो था भी थोड़ा बहुत, लेकिन अब वर्णन बहुत विस्तार से हो गया है। और इसके अलावा समलैंगिक संपर्क आ गया है, ठीक है, आ कहानी में, ठीक है। शिल्प का विरोध है, ठीक है। और ऐसा कुछ समानांतर कहानी, मतलब आ कहानी एक हो गया, साठोत्तरी में हमने एक आंदोलन देख लिया आ कहानी का, और दूसरा है समानांतर कहानी। समानांतर कहानी की शुरुआत आपको ध्यान रखनी है कि कमलेश्वर द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका निकाली थी और समानांतर प्रथम कहानी संग्रह निकाला था। और और इसके अलावा कमलेश्वर के अलावा कामता नाथ हैं, इब्राहिम शरीफ हैं, सतीश जमाली हैं, ठीक है। समानांतर कहानी वाले ये वो लोग हैं, ये कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो कहानी परंपरा को समानांतर मतलब जीवित रखने का काम किया है। मतलब कहानी परंपरा वैसे बंद हो जाती अगर हम लोग ना होते, ऐसा कुछ कहने वाले लोग हैं, ठीक है। समानांतर मतलब बराबर बनाए रखे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये ऐसा नहीं है कि मार्क्सिज्म से प्रभावित लोग हैं, वैसे तो वामपंथ से सहमति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो हिंसक क्रांति वाला जो कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म का उससे सहमति है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये कुछ मतलब शिल्प का आग्रह नहीं है, वही सारी बातें। और ये जवाहर सिंह के गुस्से में आदमी, हिमांशु जोशी के जलते हुए डैने, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि कहानी, ये मैंने अलग से लिख भी दिया था यहाँ पर कि समानांतर कहानी कहानी की विकास यात्रा का मार्ग अवरुद्ध या बाधित हो रहा था। तो उसी को मतलब ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो कहानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ठीक है, और मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, फिर भी वंचित वर्गों के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत या कहें लेखन कार्य करते हैं, हिंसक संघर्ष का समर्थन नहीं करते हैं। ये समानांतर कहानी के बारे में मैंने अलग से भी थोड़ा लिख दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद जनवादी कहानी आ गई। जनवादी कहानी जो है 1982 में दिल्ली में एक जनवादी लेखक संघ की स्थापना की गई थी और ये खुद को प्रेमचंद की कहानी परंपरा से मानते हैं। ठीक है, इसमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, शिव मूर्ति, संजीव, सूरज पालीवाल, ये कुछ प्रमुख नाम है। यह मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं, ये लोग स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं, जबकि समानांतर कहानी वाले जो हैं वो स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं मार्क्सिज्म को, लेकिन वो वाम पंथ से सामान्य सहमति अपनी रखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन वो सर्वहारा के हिंसक क्रांति वाले कॉन्सेप्ट से हिंसक क्रांति वाली जो विचारधारा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जनवादी कहानी वाले जो हैं ये मार्क्सिज्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी, अब जैसे जनवादी कहानी के लोगों का हमने दिमाग पढ़ लिया, माइंड पढ़ लिया कि ये मार्क्सवादी पर विचारधारा को स्वीकार करते हैं। अब इनकी जैसे कुछ विशेषता एग्जाम हॉल में पूछी गई तो आप स्पष्ट, आपका पेन नहीं रुकेगा, मार्क्सिज्म की सारी विशेषताएं लिख दो और वही जनवादी कहानी की विशेषताएं होगी। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी वहीं से जनवादी कहानी की शुरुआत मानी जाती है। और कुछ प्रमुख नाम जैसे स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, वैसे अलग से यूपीएससी ने पूछा नहीं है तो बस थोड़ा बहुत ध्यान रखो। सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा चालू किया गया था और ये मानते हैं कि इन्होंने मतलब चेतना जागृत करने का काम किया है। ठीक है, महीप सिंह की कील, शैलेश मटियानी की उसने नहीं कहा था। ठीक है, सहज कहानी, इसके प्रवर्तक अमृत राय। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र बेटे हैं। ठीक है, अमृत राय। और अमृत राय जो है इन्होंने एक, अमृत राय ने एक प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही इन्होंने लिखा था अमृत राय ने, जिसके चलते इनको 1963 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी तो इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, याद करना है बस। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय। सक्रिय कहानी राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से शुरू आंदोलन है। ठीक है, मतलब सक्रियता पर जोर है कि लोगों को अधिक सक्रिय होना चाहिए, वैसी सब है। हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति वाला जैसे कोई क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन कौन से विषय पर हिंदी कहानी लिखी जा रही है। ठीक है, तो वर्तमान में हिंदी कहानी जो है वो उदारीकरण पर है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स जो लिए गए थे तो उसके चलते उदारीकरण पर बहुत सारी कहानियाँ, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, ये कुछ बस नाम याद रखो, सेंटेंस आप लोग अपने आप फ्रेम कर लोगे। उपभोक्तावाद, बाजारीकरण, निजीकरण, सांप्रदायिकता, लोकतंत्रात्मक मूल्यों पर साहित्य लिखा गया, भ्रष्टाचार के ऊपर, वोट बैंक की राजनीति पर साहित्य लिखा गया। ठीक है, और जैसे युवा कहानी वाला कोई एक क्वेश्चन अगर आए एग्जाम हॉल में तो युवा कहानियों में भी इन्हीं टॉपिक्स पर लिखा गया है। ठीक है, तो बस ये नाम याद रखो, ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंस याद करने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ, बस नाम मतलब नाम मतलब ये शब्दावलियाँ याद रखो, आप अपने आप वो सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह कर लोगे। ठीक है, अब इनमें प्रमुख कहानी और लेखक को थोड़े बहुत ध्यान रखो, जैसे काउंट डाउन ये संजीव की है, पापा का चेहरा मोहम्मद आरिफ की, प्रतियोगी नीलाची सिंह की है। ठीक है, तो ऐसा कुछ। फिर इसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति में वैश्वीकरण के ऊपर, प्रभात रंजन की कहानी जानकी पुल, और ऐसा कुछ। नाम में क्या रखा है, हरि भटनागर की कहानी, या बेलपत्र गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री का तो अभी 2022 में आपने सुना होगा कि रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड जो इनका उपन्यास है वैसे ही, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिला था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और ये जो भी मैंने लिखा है ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है,
तो हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वृद्धावस्था की समस्या पर भी लिखा गया है, और कुछ कुछ बस नाम याद रखना है। ग्रामीण जीवन का बहुत ही गहरा चित्रण है, जैसे कसाईवाड़ा शिव मूर्ति की, त्रिवेणी का तडम्बना संजीव की, ठीक है। और ऐसा कुछ बस थोड़ा बहुत। युवा कहानीकार भी हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति में एक पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद युवा कहानी में वही मतलब विषय वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद, बाजारीकरण, निजीकरण, सांप्रदायिकता, इसी पर युवा कहानीकार भी लिख रहे हैं युवा कहानियाँ। तो युवा कहानी वाला जो ये टॉपिक है, इसमें थीम्स वही हैं इन कहानियों की, बस नाम ध्यान रखो थोड़ा। प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे। अगर नाम एग्ज़ाम हॉल में अगर भूल जा रहे हो तो बस मतलब कुछ मतलब कुछ नए नाम भी है जो आपको याद आ रहे हो, जिनके उपन्यास आपने हाल फिलहाल में पढ़े हो, मतलब जिनकी कहानियाँ आपने हाल फिलहाल में पढ़ी हो, उनका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर ऐसा कुछ हो गया। फिर इसके बाद एक है हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद क्या है, ये जादुई यथार्थवाद होता क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद, ठीक है। तो जादुई यथार्थवाद का मतलब होता है, वैसे मैंने इस पर अलग से नोट डाउन कर लिया था, हाँ। जादुई यथार्थवाद का मतलब होता है कि पौराणिक कथा को मिथक या अन्य कोई ऐतिहासिक धार्मिक विवरण के साथ रिलेट करके या अन्य कोई ऐतिहासिक विवरण है उसको रिलेट करके, मतलब उसको वर्तमान के साथ या यथार्थ के साथ रिलेट करके लिखना, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि जादुई यथार्थवाद होता क्या है। जादुई यथार्थवाद, ठीक है। अब जैसे जादुई यथार्थवाद होता ये है कि जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि अयोध्या है, अयोध्या में राजा दशरथ है, ठीक है। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, ऐसा कुछ। और बड़े बेटे का नाम राम है। राम जैसे वन को गए, सीता हरण हुआ, ऐसा कुछ। तो मैंने मतलब अब जैसे इसी ये एक पौराणिक कथा है, ठीक है। अब पौराणिक कथा को अब मैंने कुछ रिलेट करके मतलब कि ऐसा कुछ लगे कि जिसमें यथार्थ तरीके से उसका थोड़ा सा विवरण दिखाया, ठीक है। तो अगर मैंने यथार्थ तरीके से विवरण दिखाया या कुछ ऐसा दिखाया कि थोड़ा सा रिलेटेबल लगे, ठीक है। तो वो जैसे कि जैसे सीता हरण की मैंने कोई स्टोरी बताई, तो ऐसा नहीं है कि सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा पार की और फिर उसके बाद रावण सीता जी का हरण करके चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ ऐसा कुछ जैसे पौराणिक कथा है, अब इसी को मैंने रिलेट किया, ठीक है, कि सीता जो है एक क्योंकि क्षत्रिय समाज से आने वाली हैं, तो एक वीरांगना के तौर पर मैंने दिखाया कि सीता एज अ वॉरियर, जैसे अमीश त्रिपाठी की यहाँ पर बुक है सीता एज अ वॉरियर, ठीक है। तो सीता एज अ वॉरियर के तौर पर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, मतलब थोड़ा सा जो भी घटनाक्रम है उसको थोड़ा सा रिलेट करूं कि हाँ अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है था, मतलब उसको थोड़ा यथार्थ से जोड़ूं, सीता के व्यक्तित्व को और थोड़ा सा गहन में स्टडी करके कि सीता एज अ वॉरियर, कि उन्होंने रावण से किस तरीके से लड़ा जब उनका हरण हो रहा था, उस दृश्य को इमेजिन करके थोड़ा यथार्थ में जब चीज़ें प्रस्तुत करूं तो उसी को जादुई यथार्थवाद बोलते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है वो पौराणिक कथा है, लेकिन उसको यथार्थ से जोड़ करके कि आखिर अच्छा उस दिन हुआ क्या होगा, मतलब वैसे सोच करके और उस संघर्ष को दिखा करके जब साहित्य लिखा जाए तो उसी को जादुई यथार्थवाद बोलते हैं, ठीक है। तो जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म है, और इसमें एक नाम याद रखना है आपको, गैब्रियल गार्सिया मार्कोज का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैब्रियल गार्सिया मार्कोज यहाँ पे लिखा हुआ है, गैब्रियल गार्सिया मार्कोज। ये नाम याद नहीं हो रहा था पहले, तो मैंने इनका GGB कर लिया था, गैब्रियल गार्सिया मार्कोज, GGM, ठीक है, GGM, ठीक है। गैब्रियल गार्सिया मार्कोज, ये यहाँ पे लिखा भी है मैंने।
इसमें क्या होता है कि विश्वासों और मान्यताओं आदि का सहारा लेकर के प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अब हाल फिलहाल में अमीश त्रिपाठी इस तरीके का लिखते हुए नजर आते हैं, जादुई यथार्थवाद, ठीक है। या एक नाम और भी आपने सुना होगा, अक्षत गुप्ता हैं, इनकी द हिडन हिंदू बुक बहुत चर्चा में रही थी। तो ये भी अभी आजकल इसी तरीके का लिखते हैं। वैसे जादुई यथार्थवाद पे यूपीएससी ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो मैंने आपको समझ बता दिया कि ऐसा। बाकी हिंदी में पंकज बिष्ट लिखते हैं, उदय प्रकाश लिखते हैं। तो पंकज बिष्ट की कहानी है बच्चे गवाह नहीं हो सकते, ये जादुई यथार्थवाद पे आधारित है। तिरिच है एक कहानी, ठीक है। उदय प्रकाश की कहानी दरियाई घोड़ा, मूंगा धागा, आम का बौर, संजय खाती की कहानी बापू की घड़ी, ये सब जादुई यथार्थवाद पर आधारित कहानियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और फिर उसके बाद कुछ अन्य कहानीकारों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है राजेंद्र यादव के, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो कहानीकार हैं वो हैं प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, और मोहन राकेश हैं, कृष्णा सोबती हैं हमारे सिलेबस में, अग्गी हैं हमारे सिलेबस में पेपर फर्स्ट में। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। राजेंद्र यादव पेपर सेकंड में है, और पेपर सेकंड में राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर, जो उनका राजेंद्र यादव का जो संकलन है वो हमारे में है, तो वो संकलन हम लोग उसकी कहानियाँ देख लेंगे। लेकिन राजेंद्र यादव एज अ कहानीकार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये सब यूपीएससी पूछेगा नहीं। लेकिन निर्मल वर्मा भी हमारे सिलेबस में नहीं है एज अ कहानीकार, लेकिन निर्मल वर्मा के ऊपर यूपीएससी ने पूछ लिया 2024 में। 2024 का पेपर ही बहुत अटपटा था, ठीक है, पूछना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि निर्मल वर्मा के उन्होंने स्मृति पक्ष को पूछा है 2024 में, ठीक है। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो निर्मल वर्मा एज अ कहानी का नहीं है, क्योंकि निर्मल वर्मा की एक ही कहानी है परिंदे कहानी, जो कि पेपर सेकंड में है, ठीक है। तो परिंदे को पढ़ेंगे। अब उन्होंने स्मृति पक्ष को पूछ लिया कि स्मृति पक्ष को बताओ, ठीक है, कि स्मृति पक्ष को ध्यान में रख करके निर्मल वर्मा के साहित्य की समीक्षा कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो उसको वो मतलब थोड़ा सा निर्मल वर्मा पर बहुत स्पेसिफिक हो गया। अगर कुछ उनको पूछना था तो परिंदे पर पूछते, तो वो थोड़ा पाठ्यक्रम के बियॉन्ड पूछ लिया था, ठीक है। अभी मैं उस पर आऊँगा, अभी मैं उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। कमलेश्वर वगैरह हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अमरकांत ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है हिंदी कहानी में दलित चेतना व विमर्श वाला। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी कहानी में दलित विमर्श किस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको ज़रूरी बात बतानी है, जब भी आपसे दलित विमर्श पूछे या इस नारी विमर्श या स्त्री विमर्श वाला जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है, विमर्श का मतलब होता है कि दलितों के बारे में मतलब विचार हो रहा है, दलितों की समस्याओं को लेकर के, दलितों के उत्थान को लेकर के, दलितों की स्थिति को लेकर के। स्त्री विमर्श का मतलब कि स्त्री समाज के को लेकर के विचार हो रहा है, स्त्री समाज को लेकर के चिंतन मनन हो रहा है कि किस तरीके से इनकी और उन्नति होगी, किस तरीके से ये इनकी समाज में और मजबूत स्थिति आएगी, तो वो वही विमर्श कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, पहले क्या होता था कि दलित समाज से जो लोग नहीं आते थे वो दलित समाज पर पहले लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर एक दूसरा वर्ग आया जो दलित समाज से है और दलितों के बारे में लिख रहा है, ठीक है, लेखन कार्य कर रहा है। बात समझे रहना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कि पहला दलित विमर्श में आपको इंट्रो में यही बात लिखना है, या कोई भी विमर्श आए, दलित विमर्श या स्त्री विमर्श, तो उसमें आपको यही बात लिखना है कि पहले एक वर्ग था जो मतलब जैसे दलित विमर्श है तो ये लिखना है कि दलित विमर्श को लेकर के साहित्य में दो वर्ग देखने को मिलते हैं। एक वर्ग जो दलित समाज से नहीं आते हैं फिर भी उन्होंने दलितों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई, और दूसरा एक वर्ग आता है जो दलित समाज से आते हैं और दलितों के बारे में उन्होंने मतलब जो उनके साथ में हुआ है उसको उन्होंने लिखा है, मतलब भोगा हुआ यथार्थ यहाँ पर लिखा है। या स्त्री विमर्श है तो उसमें भी यही इंट्रो में लिख सकते हो कि स्त्री
के बारे में स्त्री नहीं बल्कि पुरुषों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है कि स्त्रियां स्वयं साहित्य के क्षेत्र में उतर पड़ी हैं और स्वयं अपनी वेदना लिख रही हैं, अपनी संवेदना लिख रही हैं। तो ऐसा कुछ है। तो हमेशा कोई भी विमर्श है, मतलब कोई भी विमर्श के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो उसके इंट्रो में ये दो वर्गों का विभाजन करके आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। या स्त्री विमर्श पर आए तो दो वर्गों में जो विभाजन है उसको बता करके अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी और यहीं से आपके नोट्स में भी इसी बात को मैं जो बता रहा हूँ इसी बात से शुरुआत की गई है कि दलित चेतना को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक वो लोग जो दलित नहीं हैं फिर भी दलितों के बारे में लिख रहे हैं, और दूसरे वे लोग जो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के बारे में लिख रहे हैं। तो ये अब इसमें किसका ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये भोगा हुआ यथार्थ है तो ज़्यादा इसको प्रामाणिकता मानी जाती है। अब जो दलित समाज से नहीं आते हैं और फिर भी दलितों की समस्याओं को उजागर किया है, ऐसा काम सर्वप्रथम प्रेमचंद ने किया है, निराला ने किया है, राहुल सांकृत्यायन ने किया है, यशपाल ने किया है। और प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियों में, मंत्र में, ठाकुर का कुआं में, सदगति में, दूध का दाम में, मुक्ति मार्ग में दलितों की समस्याओं को रखा गया है और दलितों के उत्थान के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। अब गैर दलित कहानीकारों में मार्कंडे का हल योग, उदय प्रकाश का टेपचू, और दलित रचनाकारों में जो मूलतः अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, जो खोए हुए स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनमें मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, प्रहलाद चंद्र दास, ये लोग हैं। और ऐसा कुछ, जयप्रकाश करदम की चमार और लाठी, ये ध्यान रखना है। मोहनदास नेमिसराय की अपना गांव कहानी संग्रह सलाम है, ठीक है। तो ऐसा स्त्री विमर्श में भी वही कि इनको विभिन्न चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण कि पुरुष ही जब स्त्रियों के बारे में लिख रहे थे और फिर स्त्रियां जब साहित्य के क्षेत्र में उतरी तो स्त्रियों ने मतलब अपनी जो भी वेदना थी उसको लिखना प्रारंभ किया। तो पहला चरण कि जब नारी जीवन के दर्द तथा द्वंद्वों की पड़ताल पुरुषों के द्वारा की गई तो उसमें प्रेमचंद का नाम आता है, जैनेन्द्र का नाम आता है। जैनेन्द्र एज उपन्यासकार हमारे सिलेबस में है, तो हम जैनेन्द्र, जब हम उपन्यास वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो हम जैनेन्द्र को पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा चरण जब महिलाएं स्वयं साहित्य के क्षेत्र में उतरी, तो क्योंकि संवेदना चाहे जितनी भी तीव्र हो लेकिन स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती है, ठीक है। और मनु भंडारी हमारे सिलेबस में एज अ कहानीकार नहीं है, लेकिन मनु भंडारी की एक कहानी जरूर हमारे सिलेबस में है, यही सच है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि कौन हमारे सिलेबस में है कौन नहीं है, ये सब थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा देखते रहे। उषा प्रियंवदा जैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मतलब एज अ कहानीकार हमारे सिलेबस में नहीं है। मनु भंडारी एज अ कहानीकार हमारे सिलेबस में नहीं है, मनु भंडारी की कहानी है हमारे सिलेबस में, यही सच है पेपर 2 में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी स्त्री विमर्श पर यही कुछ नाम बस याद रखो, स्त्री विमर्श पर आए तो इन लोगों का नाम जरूर लेना है सम्मान के साथ, मनु भंडारी का, और कुछ कहानी इनकी याद रखना, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, या उषा प्रियंवदा की कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, ठीक है, ये सब। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। अब हम मतलब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्लास 3rd में हम लोग देखेंगे वो है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। तो इसके ऊपर हम केवल क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी जैसे जो कहानियाँ यहाँ पर हैं, जैसे बड़ी घर की बेटी, बूढ़ी काकी, या जो भी हैं, तो इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो भी 1985 से लेकर के और 2025 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी पहले हम इस वाले टॉपिक पर अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास वाले टॉपिक पर, ठीक है, कि क्या जो हमने पढ़ा है उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो PYQs आए हैं, तो एक तो PYQs मैंने आपको यहाँ पर 2025 के पेपर से ही बता दिया कि 2025 में हिंदी नई कहानी की विशेषताएं लिखिए, तो होपफुली आप अब लिख पाओगे, ठीक है। की विशेषताओं में बता देना है कि इन कहानियों में भोगे हुए यथार्थ पर ज़्यादा बल दिया गया है, अजनबीपन, अकेलापन, विसंगति बोध पर ज़्यादा बातचीत की गई है, ठीक है। इसके अलावा स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव आया है, नारी की स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया गया, यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या की गई है, और जैसे जैसे करके कहानी लिखते चलना है, ठीक है, जैसे
इस कहानी में, जैसे इस कहानी में, जैसे इस कहानी में, ऐसे करके, ठीक है। तो 2025 का क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर आया था, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 15 मार्क्स में, ये हमने कर लिया, ठीक है। मतलब ये आप कर लोगे, ठीक है, ऐसा जिस तरीके से मैंने कंटेंट पढ़ाया है, ठीक है। और नई कहानी के ऊपर टिप्पणी लिखना 2000 में आया था, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती, तो कृष्णा सोबती के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि कृष्णा सोबती नारी जो या स्त्री विमर्श की हिंदी साहित्य की प्रबल हस्ताक्षर करता है। और कृष्णा सोबती जो हैं वो अपने लेखन में, अपने साहित्य में बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। और कृष्णा सोबती के साहित्य के द्वारा स्त्री यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या की गई है और स्त्रियों की यौन इच्छाओं को सहज रूप से स्वीकार किया गया है। और इन्होंने और इसके अलावा स्त्रियों पर जो भी यौन वर्जनाएं जो थी उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया है, ठीक है। कुछ इस तरीके की बातचीत। बाकी सिमोन द बोवा से तुलना करके कि द सेकंड सेक्स की लेखिका सिमोन द बोवा से कृष्णा सोबती की तुलना की जाती है। और कृष्णा सोबती का लेखन वर्ग जो है वो 3 भागों में विभाजित है। वो आपको जो मैं कंटेंट में बता रहा था उस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी की गति और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रोत्तर मतलब कि 1900 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद किस तरीके से हिंदी कहानी की परंपरा आगे बढ़ी, किस तरीके से गति और स्वरूप, किस तरीके से हिंदी कहानी आगे बढ़ी है, उसको बताना है, ठीक है। तो अभी जैसे इस वाले क्वेश्चन की भूमिका वैसे मैं लिख करके लाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के इंट्रो आप ऐसे लिख सकते हो कि सन 1947 के बाद की हिंदी कहानी पारंपरिक ढांचों को तोड़कर नए यथार्थ, मध्यम वर्ग के द्वंद्व और आधुनिक संवेदनाओं से जुड़ी नई कहानियों से शुरू होकर यह यात्रा आज विविध विमर्शों तक विस्तृत हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके का 25 से 30 शब्दों में इंट्रो दे सकते हो। तो ये स्वतंत्रोत्तर अगर किस तरीके से हिंदी कहानी की गति और विकास रही है, तो उसमें आपको नई कहानी के बारे में, जो कि नई कहानी जो कि 1955 से लेकर के 1963 तक है, तो उसको थोड़ा बहुत बताना है। फिर उसके बाद नई कहानी के बाद जो साठोत्तरी आंदोलन है, मतलब जो चौथा और पांचवा चरण है, साठोत्तरी आंदोलन का जो चरण रहा है उसके बारे में आपको बताना है, जिसमें आ कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे, समानांतर कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, ठीक है। जनवादी कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, सचेतन कहानी, इनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। फिर उसके बाद हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति के बारे में बता देना है। इस तरीके से आपका ये थर्ड उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी की गति और स्वरूप ये भी हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियाँ व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं, कथन की समीक्षा कीजिए। इसका भी इंट्रो मैं लिख करके लाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि, तो इसके इंट्रो में ऐसे लिख सकते हो कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को तिलस्मी और अय्यारी, तिलस्मी और अय्यारी का मतलब कि मतलब अभी सामान्य शब्दों में समझ लो कि जिनमें जादुई बातचीत ज़्यादा हो, ठीक है, जिनमें आकस्मिकता की घटना ज़्यादा हो, ठीक है, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। तिलस्मी और अय्यारी की काल्पनिक, जिसमें जादुई लिख देता हूँ, जिसमें जादुई बात ज़्यादा हो या आकस्मिकता वाली बात ज़्यादा हो, ठीक है, आकस्मिकता ज़्यादा हो, ठीक है, कि काल्पनिक संसार से निकाल कर कठोर सामाजिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है प्रेमचंद ने। उनकी कहानियाँ भारतीय समाज के सुख दुख, जाति भेद, गरीबी और किसानों के संघर्ष का सजीव दस्तावेज हैं, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से शुरू होकर नग्न यथार्थवाद तक जाती हैं। तो जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका इस तरीके से कुछ भूमिका लिख सकते हो कि प्रेमचंद की कहानियाँ व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई हैं। तो इस तरीके का 25 से 30 वर्ड्स में इंट्रो दे देना है। फिर प्रेमचंद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियों का एक एक नाम लेकर के या एक ऐसे भी लिख सकते हो कि एक एक सामाजिक आधार बताना है, कि किसानों के बारे में बताया, दलितों के उत्थान को लेकर के, स्त्रियों के उत्थान को लेकर के, तो एक एक सामाजिक आधार को बता करके फिर जैसे करके प्रेमचंद की कहानी लिख देना है, फिर जैसे करके प्रेमचंद की कहानी को ही लिख देना है, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानियाँ किस तरीके से व्यापक सामाजिक आधार पर विकसित हुई, उसको कर सकते हो आप लोग। कोई बड़ा ऐसा कोई नहीं है कुछ कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अज्ञे की कहानियों
कहानी की वस्तुगत एवं शिल्पगत विशेषताएं। वस्तुगत मतलब कि संवेदना बतानी है, ठीक है। शिल्पगत विशेषताएं, तो अज्ञे का माइंड हमने रीड ही कर लिया था कि अज्ञे के माइंड में अस्तित्ववादी विचारधारा चल रही है, और कौन सा, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद चल रहा है। तो मतलब और अज्ञे की कुछ कहानियों में वस्तुगत विशेषताओं में तो वही फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की सभी विशेषताएं बता देना, सार्थ के अस्तित्ववाद की कुछ विशेषताएं बता देना, और जैसे जैसे करके अज्ञे की कहानियां लिखते रहना, ठीक है। और बाकी शिल्पगत विशेषताओं में अज्ञे यही बताना है कि कथानक टूट गया है, मन के स्तर पर अत्यधिक बातचीत हो रही है, मन के स्तर पर अत्यधिक द्वंद्व दिखाया गया है, भाषा जो है वो प्रतीकात्मक है, बिंबात्मकता है, लयात्मकता है, कुछ इस तरीके की बातचीत करना है, ठीक है। हो जाएगा आपसे। जैनेन्द्र की कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। जैनेन्द्र के बारे में, जैनेन्द्र एज अ कहानीकार हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया है तो इसको आप कर सकते हो कि जैनेन्द्र, जब मैं मनोविश्लेषणवादी विचारधारा आपको बता रहा था तो उस टाइम पर मैं आपको बताया था कि जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे जो हैं वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं। तो इनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषताएं, जब भी आपसे कोई पूछे कहानी कला तो उसमें शिल्पगत विशेषताएं बतानी होती हैं, ठीक है। शिल्पगत, कि शिल्प के स्तर पर क्या कुछ हो रहा है, तो शिल्प के स्तर पर बता देना है कि चूंकि जैनेन्द्र का माइंड हमने रीड कर लिया है, माइंड में क्या चल रहा है, मनोविश्लेषणवाद, तो मन के स्तर पर अत्यधिक द्वंद्व है, तो कथानक टूटा हुआ है। भाषा के स्तर पर बता देना है, प्रतीकात्मक विवरण देखने को मिलते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों का जिक्र कर सकते हो, जैसे जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब है, खेल है, पत्नी है, ठीक है, जानवी है, ठीक है। ये सब जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कृष्णा सोबती की कहानियों के आधार पर उनकी कथा भाषा, तो ये मैं अभी जब कंटेंट पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया कि कृष्णा सोबती की जो कथा भाषा है वो पंजाबी मिश्रित हिंदी है, बेबाक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। वैसे मैं इसके ऊपर कंटेंट ले करके आया हूँ, एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कि कृष्णा सोबती की कथा भाषा की प्रमुख विशेषताएं की भाषिक विविधता है, ठीक है। पंजाबी और उर्दू हिंदी का अनोखा संगम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मित्रों मरजानी में साहसी और बेबाक शब्दावली का प्रयोग करके लिखा है, चित्रात्मकता एवं बिंबात्मकता है। अब जैसे जैसे करके इनकी कहानियों का नाम देते रहना है और पॉइंट्स बताते रहना है, ठीक है। हो जाएगा, ज़्यादा कोई ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अकहानी हो गया, सातवां हो गया, अकहानी आंदोलन कर लोगे, साठोत्तरी में वही आंदोलन वगैरह गिनाना है, ठीक है। नई कहानी आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। तो प्रासंगिकता मतलब कि आज भी, मतलब नई कहानी के दौर की जो कहानियाँ हैं वो शहरीकरण के इस बढ़ते क्रम में आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और आज भी व्यक्ति जो है उन्हीं कुंठाओं से ग्रसित है, तो प्रासंगिकता हो जाएगी, ठीक है। कृष्णा सुरती की कहानियाँ जो हैं कथ्य का वैविध्य हैं, मतलब बहुत सारे विषयों पर लिखा है इन्होंने, तो हो जाएगा ये भी कि कृष्णा सुरती की कहानियों का नाम लेते रहना है, और वही जो 3 वर्गों में इन्होंने लेखन कार्य किया है उसी को बताना है कि कथ्य का वैविध्य है, ठीक। प्रेमचंद की कहानियों का मूल स्तर कर लोगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताजमहल हैं, ये भी हो जाएगा। बस ये शब्दावली का बार बार प्रश्न में यूज करना है, क्योंकि जो प्रश्न की शब्दावली हो, मतलब इसी जो उसी को उत्तर में बार बार यूज करना होता है, ठीक है। तो उत्तर में बार बार कहते रहना कि हाँ इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताजमहल है, हाँ इस तरीके से जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताज को बताना जयशंकर प्रसाद की शिल्पगत विशेषताएं ही हैं। वही बात की, मतलब मन के स्तर पर मानसिक यथार्थवाद को चूँकि ज़्यादा जोर देते हैं, तो कथानक में घटनाएं कम, मन के स्तर पर अत्यधिक बातचीत है। भाषा के स्तर पर देखें तो प्रतीकात्मक विवरण ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरीके से लगता है कि कहानियाँ जो हैं शिल्प का ताजमहल है, मतलब। और तत्समी शब्दावलियों का अत्यधिक प्रयोग है, और शैली के स्तर पर देखें तो प्रत्यावलोकन शैली है। इसके अलावा बता सकते हो कि विवरणात्मक शैली है, मतलब कुछ इस तरीके की बातचीत कर सकते हो, ठीक है। कृष्णा सोबती की कहानी लेकर मिस्त्री विमर्श हो जाएगा, कथा संसार कृष्णा सोबती का। प्रेमचंद की कहानी में चित्रित आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मैंने बताया कि मतलब लास्ट में आते आते सब कुछ ठीक कर देते हैं, ठीक है प्रेमचंद। ये किस लिए करते हैं प्रेमचंद, क्योंकि गांधी से प्रभावित हैं, भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं, ठीक है। अज्ञे की कहानी की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी। निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष का विवेचन कीजिए।
इसके ऊपर स्मृति पक्ष का मतलब होता है कि जैसे निर्मल वर्मा जो है वो उन्होंने अकेलेपन और उदासी और बीते हुए समय को याद करके, मतलब बहुत सारे साहित्य लिखा है कि बीते हुए समय को याद करके इन्होंने, निर्मल वर्मा ने साहित्य लिखा है। तो उसी को पूछा है कि निर्मल वर्मा के साहित्य में जो स्मृति पक्ष है कि जो इन्होंने जैसे कहीं पर घूमने गए, फिर उसके बाद उसी घटना को याद करके इन्होंने जो साहित्य लिखा है स्मृति पक्ष को, कि उनकी कहानियों में स्मृति पक्ष किस तरीके से उजागर होता है, उस बात को यहाँ पर 2024 के इस क्वेश्चन में जानने की कोशिश की गई कि निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष। ठीक है, तो मतलब अपनी घटनाक्रमों को याद करके उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है। ठीक है, उनके यहाँ स्मृति केवल अतीत की याद नहीं बल्कि यह वर्तमान को समझने और अस्तित्व की खोज करने का एक जरिया है। निर्मल वर्मा के पात्र अक्सर वर्तमान से कटे हुए और उदास होते हैं। पात्रों के स्तर पर बता दो, ठीक है। घटनाक्रम के स्तर पर फ्लैशबैक मेथड का प्रयोग है। फ्लैशबैक मेथड में मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में ये क्या होता है। और निर्मल वर्मा का जो व्यक्ति है वो भीड़ में अकेला है। ठीक है, और ऐसा उनके पात्र कम बोलते हैं, वे सोचते अधिक हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने कुछ लिखने का ढंग आपको बता दिया है, उससे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्मृति पक्ष हो, निर्मल वर्मा का स्मृति पक्ष आपको समझ में आ गया हो। स्मृति पक्ष का मतलब कि अपनी अपनी मेमोरी में जो घटनाक्रम घटित हुई उसको याद करके उन्होंने जैसे कोई कहानी लिखी हो, कोई साहित्य लिखा हो। उनके चरित्र जो हैं अपने अतीत में खोए हुए हैं, उनका जो वातावरण वो उठाते हैं वो वर्तमान का नहीं, किसी मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने बचपन के अपने ग्रामीण परिवेश से वो शहर में आ गया तो अपने ग्रामीण परिवेश को याद कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का स्मृति पक्ष वाली बात को लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2025 वाला जो क्वेश्चन था वो हमने कर ही लिया इस टॉपिक पर। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और कल के सेशन में जो आगे आने वाला सेशन है उसमें हम लोग जो ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं, ठीक है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, बस इन कहानियों को पढ़ लेना है। और आने वाली क्लास में हम केवल और केवल इस टॉपिक पर प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के ऊपर जो भी 1985 से 2025 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और इसमें मतलब बस आपका काम ये है कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। और प्रेमचंद की जो भी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ उनको अगर कोई आप भूल रहे होगे तो इसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक एक करके अच्छे से करवा दूँगा। ठीक है, डिटेल में अच्छे से करवा दूँगा। नेक्स्ट सेशन में 1-1.5 घंटे में अच्छे से हो जाएगा हर एक क्वेश्चन को, या उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैंने कोशिश किया है कि हर एक टॉपिक को अच्छे से बताऊं। और जो भी वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से ये क्रैश कोर्स आपको समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और कोई भी किसी भी तरीके का आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आने वाले सेशन में उसको मेंशन भी कर लूँगा। ठीक है, अगर कुछ आपका क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।